Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 6th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 6 जुलाई 2026 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स एक ही पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको पता है हम लोग मॉर्निंग में 5:30 बजे कंडक्ट कर रहे थे, बट प्रॉब्लम है दोस्तों इसके अंदर में एक चीज़ ये है, हमने बीच में फिर से इस सेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया था। उसके पीछे का रीज़न है, आप लोगों ने देखा होगा जितने भी लोग आप द हिंदू न्यूज़पेपर वाला सेशन देखते हैं कि जब मैंने लास्ट टाइम वापस से स्टार्ट किया था इतने सारे कमेंट्स मेरे पास में आ रहे थे, चाहे वो हमारा टेलीग्राम वाला चैनल हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब पे कमेंट्स आप लोग देखिएगा, जो लास्ट मंडे वाला वीडियो है या ट्यूसडे वाला वीडियो है, बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं कि सर दोनों वीडियोस नहीं कवर हो पाते हैं, सेशन नहीं कंप्लीट हो पाते हैं। मुझे भी दोस्तों कई बार ना इतनी परेशानी में डाल दिया गया है, मतलब इतने सारे कमेंट्स आए हुए हैं सर ये सेशन कैसे हो पाएगा। मैंने आप लोगों से पहले भी ये बात मेंशन की थी, देखो बीच में मैंने भी कोशिश की है दोनों सेशन को आपस में मर्ज करने की। आपने देखा किसी किसी दिन क्या होता है, न्यूज़पेपर में कंटेंट ज़्यादा होता है या ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, तो उस दिन सेशन की लंबाई कुछ ज़्यादा हो जाती है। तब भी यहाँ पर फिर आप लोगों में से काफ़ी लोगों को फिर भी परेशानी होने लगती है कि सर सेशन ये लंबा हो गया है, एक दिन 1 घंटा 15 मिनट का सेशन हुआ, फिर तमाम कमेंट्स आने लगे कि सर ये सेशन इतना लंबा हो गया। अब देखो आप ये चाह रहे हैं कि 40-50 मिनट में हमारा सेशन भी कवर हो जाए, जिसमें न्यूज़पेपर भी कवर हो जाए और न्यूज़पेपर द हिंदू के अलावा इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, बाकी सारे सोर्सेज भी कवर हो जाए। तो ऐसा दोस्तों यहाँ पर इम्पॉसिबल है। वैसे तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, लेकिन ये इम्पॉसिबल ही है। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा भी दूंगा वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी जो एग्जाम में पूछ ली जाए, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर मैं 40-50 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करूँ सारी चीज़ों को कंपाइल करके, तब भी आपके सर के ऊपर से निकलेगा, तब आपको लगेगा कि वैल्यू जो है इस वीडियो का वो ख़त्म हो गया है। तो इस वजह से हर एक चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करना भी ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं खुद फाइनल तौर पे, मतलब इतने सारे कमेंट्स इधर उधर खींचने लगते हैं ना कि मैं खुद फाइनल तौर पे डिसीजन नहीं ले पाता बार बार, है ना, कि सर दोनों वीडियोस कैसे कवर करेंगे ये वो। देखो एक चीज़ है, मैं अगर दोनों वीडियोस में काम कर रहा हूँ तो दोनों ही तरफ बराबर तरीके से अपना पूरा जोर लगा देता हूँ, ठीक है। हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को खोज कर आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश होती है। आपके पास में टाइम अगर हो तो आप दोनों वीडियोस लेकर चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक आपको ये मॉर्निंग में ये वाला जो सेशन है 5:30 बजे मिलता था, बीच में इतना ज़्यादा प्रेशर बनाने की वजह से मैं बार बार इसको कंडक्ट नहीं कर पाता, कंटिन्यू नहीं कर पाता। आप लोगों ने खुद कॉमेंट सेक्शन में माहौल देखा होगा, ठीक है। अब फाइनल तौर पे देखो, जब जब ऐसे ऐसे आर्टिकल रिलीज़ होते हैं ना जो हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं होते लेकिन पीआईबी में पब्लिश रहते हैं या इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश होते हैं, तो लगता है यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट रही हैं। तो इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि एक ही सेशन में और आप ये सोच रहे हैं कि 40-50 मिनट्स में सभी कुछ कवर हो जाए, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए आपको सेपरेटली थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। हम 40-50 मिनट्स में अपना द हिंदू न्यूज़पेपर तो कंप्लीट तरीके से कवर करते हैं, जहाँ पे फालतू से फालतू चीज़ों को हटाने के बाद हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि इनको भी उसी में ही सेशन में ऐड कर दिया जाए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, जैसे हमने ट्राई करके भी देख लिया है बार बार। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ को लगाने के बाद में अब फिर से हम लोग यहाँ पर इस सेशन को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट एक सप्ताह के अंदर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, वो मैंने बीच बीच में आपको पढ़ा दिए हैं। तो प्रीलिम्स बूस्टर के सेशन के जो आर्टिकल हैं वो कवर कर दिए गए हैं। बाकी आपने कोचिंग साइट्स पर भी देखा होगा पिछले 2-3 दिनों में कुछ ज़्यादा काम की चीज़ें पब्लिश नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि रोज़ाना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं मिल सकता आपको। जो इंपॉर्टेंट मिल रहा है वो मैं अखबार में कवर कर देता हूँ, ठीक है। पीआईबी में भी आप देख पाओगे यहाँ पर विजिट हुआ है, वहाँ पर विजिट हुआ है, ये पर्टिकुलर मीटिंग सेपरेट चल रही है, मीटिंग चल रही है, कोई ऐसा फैक्चुअल डेटा आपको वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन प्रेजेंट था, जो मैंगोज़ के बारे में डिस्कशन हुआ था या दूसरे और टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करें, वो मैंने बीच में कवर कर दिए थे, ठीक है। तो फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, अपने उसी स्केड्यूल को बिल्कुल मेंटेन करके चलेंगे। मतलब मॉर्निंग में 5:30 बजे आपको ये वाला सेशन मिल जाएगा जो प्रीलिम्स बूस्टर के नाम से जाना जाता है ना। तो ये सेशन मॉर्निंग में 5:30 बजे। बाकी 7:30 तक हम लोग यहाँ पे अपना द हिंदू न्यूज़पेपर का लाइव डिस्कशन करेंगे। न्यूज़पेपर मतलब कंप्लीट अखबार, जिसमें सभी छोटे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, हमारा एडिटोरियल वाला पेज, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज एंड साइंस एंड टेक वाला पेज, ये चारों के चारों सेक्शन हम लोग अपने द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर कर देंगे। बाकी प्रीलिम्स बूस्टर में ये छोटी छोटी जो खबरें हैं, हमारा बचा इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी वाला सोर्स। अब क्या करें भाई, यूपीएससी ने पैटर्न ही ऐसा दे दिया है, इवन अपना सिलेबस ही मेंशन कर दिया, इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट वेबसाइट, हम कहीं से भी पूछ सकते हैं, ऐसा सिलेबस उन्होंने आइडेंटिफाई करके दिया है। और ऐसा नहीं है कि एक कवरेज छोटा सा हो, यहाँ से कवरेज भी बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। पीआईबी से इस बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए जिनका लॉजिक बनता नहीं था,
है ना। तो अगर हम इन दोनों ही सेशन को लेकर चलते हैं तब तो यहाँ पर हर एक चीज़ आपकी मेंटेन होती भी चलेगी। लेकिन फिर वही चीज़ अभी आप कल से ज़ोर लगाना शुरू कर दोगे कि नहीं इस वाले को उसमें मर्ज कर दो, उस वाले मर्ज कर दो, तो उसकी वजह से कई बार वीडियो भी डिसरप्ट हो जाता है। मैं भी कई बार डिस्टर्ब होने लगता हूँ क्योंकि मेरे पास में भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आते हैं। मैं यहाँ पे शो नहीं कर सकता बट आपको कह सकता हूँ, जो अभी लास्ट मंडे निकला है, ट्यूसडे निकला है, वीडियो देखो, नीचे कमेंट सेक्शन किस किस चीज़ से भर रखा है वो देखो। फिर आपस में भिड़ने भी लगते हैं, उसमें भी टाइम वेस्ट करने लगते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन है, अगर आप चाहो तो दोनों वीडियोस कंटिन्यू कर सकते हैं, टाइम मिलता है तो। अदरवाइज़ कोई सा भी एक वीडियो लेकर चलिएगा। मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा कि दोनों सेशन में, जैसे उसमें द हिंदू मिल रहा है कंप्लीट, तो इस वाले सेशन में आपको इंडियन एक्सप्रेस और इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ कुछ अलग अलग सोर्सेज का सप्लीमेंट हो जाए, पीआईबी वगैरह का सप्लीमेंट मिल जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोई सा भी वीडियो फॉलो करोगे आपको यहाँ पे वही जो सेम रिजल्ट है वो मिलने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, अगर कोई सेम भी होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि सेम न्यूज़ को एक दोनों ही जगह पे कवर कर दूं। ठीक है, जैसे मान लो कोई द हिंदू में खबर छप रही है, कोई बाद में इंडियन एक्सप्रेस में छप रही है, तो कोशिश रहेगी कि मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस में वो जो खबर छपी है वो भी पढ़ा दूं, लेकिन उसको एट द लास्ट मैं थोड़ा सा रिफाइन करके आपको रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों से भी दोस्तों रिक्वेस्ट है, क्योंकि बार बार वीडियो का डिसरप्शन आप लोग भी फेस कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होने लगती है, मुझे पता है। मैं कमेंट्स देखता हूँ उस चीज़ को लेकर कि सर वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाता। ये भी हम लास्ट टाइम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब की बार मेंटेन करेंगे, अब की बार बंद करेंगे तो फिर उसके बाद इसको परमानेंटली बंद करेंगे। कुछ ना कुछ दूसरा अप्रोच निकालने की यहाँ पे अपनी कोशिश रहेगी, बट अभी के लिए सेशन के ऊपर में थोड़ा ध्यान दीजिए और अपना फोकस बना के रखिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही काम का है। पीआईबी से छांट छांट के खबरें निकली हैं जो काम की हैं। काफ़ी सारे हमारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में एक पोर्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है जिसका नाम है मोंगला पोर्ट, याद रखिएगा। अभी हुआ क्या है, ये मोंगला पोर्ट भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। रीज़न हमारे लिए यह है कि भाई चाइना और बांग्लादेश ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है कि ये इकोनॉमिक जोन को बना रहे हैं नियर दिस मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का है, याद रखिएगा। बांग्लादेश में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, उसमें से एक मोंगला पोर्ट यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, ये एग्जैक्टली नजर आएगा। नीचे हमारा बे ऑफ बंगाल वाला रीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर अपना भारत है। ऊपर देखोगे तो दोस्तों भाई यहाँ पर ये चाइना प्रेजेंट है। अब चाइना क्या कर रहा है, मोंगला पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करके मोंगला पोर्ट के आसपास अपने आप का प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और चाइना का मोंगला पोर्ट के आसपास अगर प्रेजेंस बढ़ा, चाइनीज़ नेवी यहाँ पर प्रेजेंट हो गई या चाइना का प्रेजेंस बढ़ा, तो उसके ज़रिए वो बे ऑफ बंगाल के अंदर में अपना सर्विलांस यानी पूरी की पूरी निगरानी बना के रख सकेंगे। प्रॉब्लम किसको होगी, हमको होगी, क्योंकि ये फिर जासूसी करना शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर रीजन में। और ये चाइना की स्ट्रैटेजी में भी शामिल होता है, जिसको हम कई बार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी के नाम से जानते हैं। आगे मैं आपको उस स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1, ये मोंगला पोर्ट आखिरकार न्यूज़ में बना क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि चाइना बांग्लादेश दोनों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है, और इस एग्रीमेंट के अंदर मेन पर्पस है एक इकोनॉमिक जोन को डेवलप करना नियर दिस मोंगला पोर्ट। एक पूरा जोन बनाने वाले हैं जहां पर चाइना का एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ठीक है, अब इससे प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, ये जो एग्रीमेंट है ये भारत के प्रोजेक्ट को रिप्लेस कर देता है। इससे पहले इंडिया बांग्लादेश को कह रहा था हम आपको इन प्रोजेक्ट्स में सपोर्ट करेंगे, तो हमारे प्रोजेक्ट को रिप्लेस करके बांग्लादेश और चाइना को जगह दे रहा है। और चाइना के लिए भाई ये एक बहुत बड़ा अवसर है। चाइना इसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी की तरह देख रहा है कि हमको तो भाई भारत के पड़ोस में एक जगह मिल जाएगी, वहाँ पे अपना प्रेजेंस बढ़ाएंगे और इंडिया पे बराबर तरीके से निगरानी रख पाएंगे। समझे? तो यही है एग्रीमेंट इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच का। चाइना ने कह दिया है टेंशन मत लो बांग्लादेश वालों, आपके मोंगला पोर्ट के पास हम करेंगे इन्वेस्टमेंट। जैसे पाकिस्तान के अंदर में ग्वादर पोर्ट के अंदर में इन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। प्रॉब्लम बस यही है कि इससे पहले इंडिया यहाँ पे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा था बांग्लादेश में, हम फंडिंग कर रहे थे, तो हमको रिप्लेस करके बांग्लादेश ने चाइना को जगह दी है। तो ये दिखाता है कि चाइना की स्ट्रैटेजी किस तरीके से चेंज हो रही है रिगार्डिंग इंडिया। अब प्रश्न आता है दोस्तों मोंगला पोर्ट के बारे में, तो एग्जाम में आप लोगों से मोंगला पोर्ट को लेकर क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है, दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह। तो सबसे बड़ा वाला, सबसे पहले नंबर वाला बंदरगाह कौन सा है, तो वो है चिटागोंग। चिटागोंग के बाद इनका सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है मोंगला पोर्ट। ये हमारे कोलकाता से लगभग 188 किलोमीटर्स की दूरी पर है। सुंदरबन रीजन्स यहीं पर आपको देखने को मिल जाते हैं, उन्हीं सुंदरबंस के बिल्कुल पास में ये मोंगला पोर्ट प्रेजेंट है। तो भारत के लिए कोई अच्छा संकेत यहाँ पर नहीं है कि चाइना यहाँ पे अपना प्रेजेंस को बढ़ाएगा। फिर उसके बाद यहीं पर तीस्ता नदी भी बहती है,
तो बांग्लादेश ने एक और चीज़ को लेकर चाइना को अग्रीमेंट दिया है कि चाइना तीस्ता नदी पर भी बांग्लादेश के साथ मिलकर कॉपरेट करके काम करेगा। यानी तीस्ता नदी पर जितने भी प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे उन प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करना होगा, उनका कंजर्वेशन, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए चाइना के साथ मिलकर कॉपरेट करके बांग्लादेश काम करेगा। अब ये भी प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि तीस्ता नदी जो है ना, ये भारत के चिकन नेक कॉरिडोर, जिसको हम कई बार सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं, ये आप लोग देख पाओगे, ये मैप है, इस मैप में आपको नज़र आएगा। ठीक है, ये रहा हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये इंडिया का एक वीक पॉइंट के तौर पर कई बार देखा जाता है, क्योंकि भारत का ये जो हिस्सा है ना, एक छोटा सा हिस्सा, ये भारत के बहुत बड़े हिस्से को यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को जोड़ने का काम करता है पूरे इंडिया के साथ। इसको चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब होता एग्जैक्टली यह है कि यहीं पर ये नदी बहती है जिसको बोलते हैं तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी इसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। तो भाई अगर तीस्ता नदी का ये सारा काम बांग्लादेश चाइना को देगा, तो भाई चाइना का जो प्रेजेंस है भारत के चिकन नेक कॉरिडोर के जस्ट पास में आ जाएगा। हम जितना ज़्यादा दूर रखना चाहते हैं चाइना को इस रीजन से, चाइना उतना करीब आते चले जा रहा है। तो चाइना का प्रेजेंस इस रीजन के अंदर में इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न पैदा करेगा। इंडिया को भी अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव करने की ज़रूरत है। तो आपने देखा कि भाई बांग्लादेश क्या कर रहा है आज चाइना के साथ मिलकर। अब प्रश्न आता है कि भाई इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या पड़ेगा, क्या असर हमारे ऊपर पड़ने वाला है। सबसे पहला इम्पैक्ट है चाइना का बढ़ता प्रेजेंस अराउंड द इंडिया। ठीक है, एक्चुअली मैं एक फ़ोटो लेकर आया था, मैं आपको वो फ़ोटो दिखाता हूँ। ये रहा वो फ़ोटो, इसमें आप बढ़िया तरीके से क्लियर कर पाओगे। चाइना की शुरू से एक स्ट्रैटेजी रही है, और वो स्ट्रैटेजी क्या है, भारत को चारों तरफ से घेर के रखना। इसको चाइना कई बार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी कहता है। इसमें इंडिया के आसपास के पड़ोसी देशों में चाइना बहुत खतरनाक तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे पाकिस्तान के अंदर में ये जो रीजन है ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया। फिर ग्वादर पोर्ट के बाद मालदीव्स में इन्वेस्टमेंट किया। श्रीलंका के अंदर में हम्बनतोता पोर्ट 99 साल के लिए रेंट पर ले लिया। और अब बांग्लादेश का यहाँ पर ये आपको मोंगला पोर्ट देखने को मिल जाएगा। म्यांमार में कुछ पोर्ट है। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरीके से ये चाइना यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इन्होंने एक माला बुंदी है भारत के चारों तरफ। इसको बोला जा रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल। ठीक है, मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। इसमें बांग्लादेश एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, इस बात को याद रखिएगा। तो चाइना की स्ट्रैटेजी में ये शामिल हो जाता है। उसके बाद इंडिया के लिए अब 2 फ्रंट सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट हो चुका है हमारे ईस्टर्न साइड में। यानी चाइना पाकिस्तान का कॉपरेशन एक तरफ बढ़ चुका है वेस्टर्न बॉर्डर पे, और चाइना बांग्लादेश का कॉपरेशन ईस्टर्न साइड पे बढ़ चुका है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस भी अपने आप में बेटर है। तो ये 3 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर 2 फ्रंट नहीं, यहाँ पे 3 फ्रंट कंसर्न को हम लोग आज के समय पर फेस करते हुए नजर आएंगे। तीनों कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में हमारे रिलेशंस इतने ज़्यादा बढ़िया नहीं हैं। समझे इस बात को। फिर क्वेश्चन आता है दोस्तों अबाउट ट्रेड, व्यापार को लेकर या एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क को लेकर। तो जो चाइना है, ये आज जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं या जितने भी मैरीटाइम चोक पॉइंट्स हैं जो 2 बड़े समुद्र के हिस्से को जोड़ने का काम करते हैं, उन रीजन्स को ये पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर में इन्वेस्टमेंट करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ये चाइना वाले। समझे इस बात को। अब प्रॉब्लम यह है कि भाई ये ना एक सोवरेनिटी कंसर्न को भी हमारे सामने प्रेजेंट करता है, क्योंकि चाइना की मिलिट्री का प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में हम कभी भी नहीं चाहेंगे। बट यहाँ पे चाइना तो पूरा कोशिश यही कर रहा है ना कि उनका मिलिट्री का प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में बढ़े, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर में ये ज़्यादा निगरानी बना सके, नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन को ये कैप्चर कर सके, मतलब आसपास अपनी पकड़ बना के रख सके। ये इनकी स्ट्रैटेजी है। इसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी के नाम से जानते हैं। और ये स्ट्रैटेजी में चाइना क्या करता है, इन देशों के अंदर में स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के आसपास के जो रीजन्स हैं वहाँ पे लगातार डेवलपमेंट कर रहा है। और इसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को चाइना अपने BRI इनिशिएटिव यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ में भी लिंक करके रखता है। इसमें एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ। पाकिस्तान के अंदर में ग्वादर पोर्ट में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया, बांग्लादेश के अंदर में मोंगला पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया। तो ये मैसिव लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन सभी कंट्रीज़ के अंदर में, सो दैट ये इंडिया को चारों तरफ से घेर सकें। अब आपके सामने एक और प्रश्न आएगा, इंडिया को ये बात पता नहीं है क्या? पता है, तभी तो हम लोग यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देन व्हाट विल बी द सोल्यूशन भारत ने यहाँ पर निकाल रखा है कि अगर चाइना ऐसा करता है, चाइना सोच रहा है कि भाई इंडिया को चारों तरफ से इन्होंने घेर लिया है, तो ये कमज़ोर है फिर उस चीज़ में। इंडिया ने भी यहाँ पर अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी है। आपसे पूछ ले कि बताओ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी का तोड़ क्या है? इसको अगर हमें इस स्ट्रैटेजी को ओवरटेक करना है तो हमारे पास में क्या सोल्यूशन हो सकता है? तो वो है दोस्तों नेकलेस ऑफ डायमंड, याद रखिएगा NOD।
अब ये नेकलेस ऑफ डायमंड क्या है, ये भी भारत उसी तरीके से चाइना वाली स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। जैसे आप देखोगे इन्होंने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया, तो हमने उठाकर सीधा ईरान के चाबार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर उसके बाद ओमान ने दक्म पोर्ट का एक्सेस हमको दिया। सीचल्स के अंदर आप देख पाओगे रिलेशंस हमारे, अभी तो मैंने आपको कुछ दिनों पहले या इवन कल भी सीचल्स के बारे में पढ़ाया है। इधर आप देख पाओगे सबांग इंडोनेशिया हो गया, इधर चांगी सिंगापुर हो गया, वियतनाम के अंदर इन्वेस्टमेंट, जापान के साथ में रिलेशन, अभी आपने देखा जापान की प्राइम मिनिस्टर का विजिट इंडिया में, मंगोलिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट। तो जैसे चाइना ने ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाई थी ना, इंडिया ने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको घुमा दिया और वाइडर लेवल पर हम लोगों ने भी इस तरीके से अपने प्रेजेंस को बढ़ा दिया। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का जवाब है नेकलेस ऑफ डायमंड, याद रखिएगा। बट नेकलेस ऑफ डायमंड को हमें और मजबूत करने की ज़रूरत है। ये कैसे करना होगा, हमें चाइना की स्ट्रेंथ को देखना होगा और उस स्ट्रेंथ को देखते हुए हमें ये देखना होगा कि हम इन चीज़ों में उसको टक्कर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। लेट्स से एग्जाम्पल की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स, भारत के पास में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमें ये नंबर्स इंक्रीज करने होंगे क्योंकि चाइना के पास में इसकी पावर कैपेबिलिटी कहीं गुना ज़्यादा है। चाइना के पास भारत से ज़्यादा सबमरीन है, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर एसेट्स, इन सब पे इंडिया को काम करना होगा अगर अपनी नेवी को हमें पूर्ण तरीके से मजबूत करना है। तो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, एडवांस सैटेलाइट्स हमें लागू करनी होगी, तैनात करनी होगी, कोस्टल रडार चेन पे काम करना होगा, रियल टाइम सर्विलांस सिस्टम पे काम करना होगा, पूरे इंडियन ओशन रीजन पे अगर हमें निगरानी बनानी है, उसको कवर अप करना है, तो हमें इन सब चीज़ों पर, इन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा। और इवन अगर हम लोग चाइना को ज़्यादा बड़े लेवल पर काउंटर करना चाहते हैं तो क्वाड कोऑपरेशन ज़रूरी है, यानी क्वाड कंट्रीज़ जिसमें आपका इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज़ हैं, इनको साथ में लेकर आओ। इन चारों कंट्रीज़ के बीच में बार बार ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होने चाहिए, इंटेलिजेंस शेयरिंग होनी चाहिए, डिफेंस टेक्नोलॉजी का कॉपरेशन यहाँ पर होना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। जैसे चाइना को पता चलेगा कि चाइना कोई भी अगर बड़ा कदम चलने की कोशिश करेगा इंडियन ओशन, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में, तो क्वाड ग्रुप यहाँ पे तैयार है, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया भारत का साथ देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। फिर है नेबरहुड डिप्लोमेसी को मजबूत करना। समझ रहे हैं, हमें एक दूसरे कंट्रीज़ को इस चीज़ के बारे में असिस्ट करना है, दूसरे कंट्रीज़ को चाइना के ऊपर निर्भर होने से बचाना है। कोई कंट्री अगर चाइना के इस जाल में फंस रहा है, हमें उसे बचाना है, हमें उसे सपोर्ट देना है। फिर हमारे पास में कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। ये इंस्टीट्यूशन सेपरेटली हम लोगों ने इंडियन ओशन रीजन, पैसिफिक रीजन के लिए बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल बिम्स्टेक को आप लोग देख पाएंगे। बिम्स्टेक के अलावा इंडियन ओशन रेम एसोसिएशन, आसियान ग्रुप हो गया, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम हो गया। ये जितने भी आपको ऑर्गेनाइजेशन से दिख रहे हैं, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को फ्री करने की बात करते हैं, इसको सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो इसमें हम आसियान कंट्रीज़ के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। अब ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर। इस टॉपिक को कभी भी आपने रिवाइज करना है, मोंगला पोर्ट के एग्रीमेंट के बारे में समझना है, आप बहुत ईजिली पढ़ सकते हैं। सारे के सारे डिटेल्स, रिवीजन पॉइंटर्स यहाँ पर मैंने आपको एग्जैक्टली प्रोवाइड करवा दिए हैं। चलिए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख दीजिए सभी लोग। प्रश्न आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को लेकर 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, ये जो स्ट्रैटेजी है इसको हम लोग, इट रेफर्स टू अ चाइनाज नेटवर्क। ये चाइना का नेटवर्क है जहाँ पर चाइना लगातार पोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है हमारे इंडियन ओशन रीजन में। सेकंड, ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है ये क्लोजली, बहुत ही ज़्यादा एसोसिएटेड है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ में। थर्ड, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी, ये जो टर्म है ये ऑफिशियल तौर पे चाइनीज़ गवर्नमेंट के थ्रू कॉइन किया गया था, लाया गया था। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, या फिर डी, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं? जल्दी जल्दी यहाँ पर इसका सही उत्तर सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चलिए, अगला न्यूज़ आर्टिकल आता है हमारे सामने जिसमें हम बात कर रहे हैं पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के बारे में। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्या है पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, आइए इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन मैंने कई बार पढ़ा रखा है इसके बारे में, ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है पहले हमें ये जानना है, उसके बाद ही आपको ये सारी कहानी समझ में आएगी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, आपके सामने सारी डिटेल है। ये टॉपिक PIB में ही कवर किया गया है, याद रखिएगा। तो इंडिया ने 34 अलग और भी दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर, ध्यान रखना भारत ने 34 कंट्रीज़ के साथ मिलकर ये USA द्वारा लीड किया हुआ जो अग्रीमेंट है पैक्स सिलिका, इसको साइन कर दिया है। तो अभी एक्चुअली में होता यह है कि पैक्स सिलिका का दूसरा का सम्मेलन चल रहा था, सेकंड समिट चल रहा था,
और ये सेकंड समिट कहाँ पे चल रहा था? वॉशिंगटन डीसी में। तो उसी दौरान दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ, इंडिया ने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया और साइन कर लिया। अब इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना, एक ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को प्रमोट करना, एक मजबूत ग्लोबल सप्लाई चेन प्रमोट होना चाहिए, इसके ऊपर में हमारा एक मेजर फोकस है। समझे इस चीज़ को लेकर? तो पैक्स सिलिका का भी मैं मेन पर्पस बताऊंगा, बट याद रखिएगा इसका दूसरा सम्मेलन चल रहा था, उस दूसरे समिट के अंदर में इंडिया ने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को साइन किया है। तो पूछ लिया अब आपसे पैक्स सिलिका के बारे में, तो याद रखिएगा पैक्स सिलिका यूएसए के द्वारा शुरू किया गया एक अलायंस है, एक ग्रुप है। नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशन, कोई ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई यहाँ पर सभी कंट्रीज़ ने वो सब चीज़ें फॉलो करनी है। अब पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के जब बारे में बात होती है तो भाई 2025 में, साल 2025 में इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, यानी लास्ट ईयर दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया। इंडिया ने इस इनिशिएटिव को 2026 में ज्वाइन कर लिया। इस इनिशिएटिव का केवल पर्पस यह है चाइना के ऊपर में निर्भरता को कम करना। जैसे आज चाइना के पास में सेमीकंडक्टर्स को लेकर टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर वो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी बाकी सब कंट्रीज़ के पास में होनी भी चाहिए। और ये सभी देश आज रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर चाइना पे ज़्यादातर निर्भर रहते हैं। इवन अमेरिका भी चाइना पे निर्भर रहता है। तो यूएसए यहाँ पर एग्जैक्टली यही चाहता है कि हम सब चाइना के ऊपर से डिपेंडेंस को ख़त्म करें। और इसी के लिए जो कंट्रीज़ सेमीकंडक्टर के मामले में एक्सपर्ट्स हैं, क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल के मामले में एक्सपर्टीज़ उनके पास में है, उन सब कंट्रीज़ का एक ग्रुप फॉर्मेशन इन्होंने किया है, अलायंस बनाया है। उसी को इन्होंने पैक्स सिलिका इनिशिएटिव का नाम दिया है। तो पैक्स सिलिका इनिशिएटिव का मेन फोकस क्या है? याद रखिएगा, ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी को, यानी कि दुनिया भर की जो ये टेक्नोलॉजी है उसको एक सिंगल कंट्री के ऊपर में निर्भर करने से रोकने के ऊपर में काम कर रहा है। अब इसको लॉन्च किया गया था 2025 में, बताया यूएसए के द्वारा इसको लीड किया जाता है। एंड ये अलायंस का मेन पर्पस क्या है वो मैंने आपको समझाया। इंडिया के पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो इंडिया ने 2026 में इसको ज्वाइन किया था और अभी हम लोगों ने इसको साइन कर लिया है। और अगर हम पैक्स सिलिका की करंट सिचुएशन को देखना चाहें तो भाई एज ऑफ जुलाई 2026, अभी जुलाई का ही महीना चल रहा है, 5 जुलाई है, मतलब शुरुआत है, 6 जुलाई है आज, तो शुरुआत है बेसिकली महीने की। तो जुलाई 2026 तक की सिचुएशन देखोगे तो यूएस के द्वारा लीड किया हुआ पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के अंदर में 24 फॉर्मल सिग्नेटरी मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कितने? 24 कंट्रीज़ यहाँ पर इसके एग्जैक्ट मेंबर्स हैं। और अभी कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर इसमें धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहे हैं, एक्सपैंड होते चले जा रहे हैं। भविष्य में और भी कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। बट यूएस एम्बेसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 24 अभी के समय पर टोटल कंट्रीज़ हैं जो इसमें प्रेजेंट हैं, जिसमें अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट से यूएस हो गया, अर्जेंटीना, चिली, कोस्टारिका, एल सल्वाडोर और पैनामा हो गया। यूरोप वाले कॉन्टिनेंट से बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन, फिनलैंड, जर्मनी, ग्रीस, नेदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूके हो गया। एशिया और मिडिल ईस्ट वाली रीजन से बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया, फिर अपना भारत, देन उसके बाद इजराइल, जापान, कजाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, सिंगापुर, साउथ कोरिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब यहाँ पर कंट्रीज़ हो गए। तो याद रखिएगा ये सब कंट्रीज़ हैं जो आज के समय पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ताइवान भी पार्टिसिपेट कर रहा है बट एज अ नॉन सिग्नेटरी मेंबर पार्टिसिपेट कर रहा है इस पैक्स सिलिका के अंदर में। ठीक है, इस इनिशिएटिव का फोकस आपको बता चुका हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे काम करना कि चाइना के ऊपर में निर्भरता खत्म हो जाए। ये जो जितनी भी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है इसको हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें। और भारत के अंदर में भी इसमें बहुत सारा फ़ायदा होगा। इससे इंडिया का जो रोल है दुनिया भर के एआई इकोसिस्टम में वो बढ़ जाएगा, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम होगा, एआई, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा। तो ये इंडिया के लिए कुछ बहुत सारे से इंपॉर्टेंस यहाँ पर हो जाएंगे। फिर बात आती है कुछ रेलिवेंट फैक्ट्स के बारे में। तो ये सभी फैक्ट्स अभी जस्ट मैंने आपको बताए हैं। तो पैक्स सिलिका के बारे में ये बात याद रखिएगा क्योंकि इस बार हम अनुमान लगा रहे थे कि 2026 के प्रीलिम्स में ही पैक्स सिलिका के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, बट ऐसा हुआ नहीं। हमको कोई पैक्स सिलिका के बारे में सवाल नहीं मिला। तो प्रोबेबली यहाँ पर नेक्स्ट ईयर बन जाए क्योंकि इस बार वो पुराने टॉपिक्स भी पूछ रहे हैं। तो पता होना चाहिए आपको पैक्स सिलिका के बारे में। इसको बिल्कुल नज़रअंदाज मत करना कि हाँ भाई हमने बहुत पढ़ा था, इस बार क्वेश्चन नहीं आया तो अगली बार क्या आएगा, बन सकता है। ठीक है, चलिए अब जो भी हम लोगों ने इस आर्टिकल में डिस्कस किया उसके बेसिस पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है। इसका आंसर दीजिए सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर द प्राइमरी फोकस ऑफ पैक्स सिलिका इनिशिएटिव? पैक्स सिलिका इनिशिएटिव का इन चारों में से वो कौन सा प्राइमरी फोकस एरिया देखने को मिल जाएगा, यानी कि वो कौन सा सेक्टर है जिसके ऊपर में पैक्स सिलिका एकदम सबसे अल्टीमेट फोकस करता है? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये काम करते हैं,
सेमीकंडक्टर्स पे, क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल्स पे, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर में? चारों में से किन चीज़ों के बारे में बात करता है पैक्स से लेकर? ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, बी 1 2 एंड 3 ओनली, सी 2 3 एंड 4 ओनली, या फिर डी चारों के चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जैक्टली सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है रिगार्डिंग गोल्डन लंगूर। तो गोल्डन लंगूर, जिसको हम साइंटिफिक नेम के तौर पे देखें तो ट्राइकेफेथिकस गी के नाम से हम लोग जानते हैं। और आपको याद होगा दोस्तों, इस बार वेस्टर्न हुलॉक गिबॉन को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ऐसे यहाँ पर वो कई बार प्रश्न पूछ चुके हैं। इवन गोल्डन लंगूर के बारे में भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसको भी यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बट अभी के समय पर ये क्यों न्यूज़ में, फटाफट इसको डिस्कस करना ज़रूरी है पहले। तो चलिए, ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, आपके सामने सारी डिटेल है भाई। डिटेल क्या निकल कर आती है, ऐसे 7 गोल्डन लंगूर आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको रेस्क्यू किया गया है रिसेंटली एक पर्टिकुलर ट्रैफिकिंग नेटवर्क के जाल से। एक वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग नेटवर्क वर्क कर रहा था असम में। वो इन गोल्डन लंगूरों की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। बीच रास्ते में इनको पकड़ लिया गया और गोल्डन लंगूर्स को उनसे लेकर जो सिखना ज्वाला नेशनल पार्क है वहाँ पर इनको रिलीज़ कर दिया गया है असम में। ठीक है, तो वहीं पर इनको रिलीज़ कर दिया गया, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। तो एक नेटवर्क था भाई, इसकी तस्करी हो रही थी, पकड़े गए और पकड़ के यहाँ पर जब उनसे गोल्डन लंगूर लिए और उसके बाद में वापस से वाइल्ड एरियाज़ में इनको रिलीज़ कर दिया गया, जिस वजह से ये खबर बन रही है। तो चलिए, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है अबाउट गोल्डन लंगूर, ये है क्या। तो जब हम बात करते हैं इनके बारे में, तो गोल्डन लंगूर बहुत ही ज़्यादा कम पाई जाने वाली प्रजाति, एक रेयर एंडेंजर्ड प्राइमेट है। ठीक है, बंदर वाली स्पीशी जो मेनली यहाँ पर भूटान में पाई जाती है एंड भारत के नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया असम वाले रीजन में पाई जाती है। ये खास बात है, यही 2 रीजन है जहाँ पर गोल्डन लंगूर पाया जाता है। इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है एंडेमिक, कि भाई इन दोनों जगह पर ये गोल्डन लंगूर्स आपको इसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे। नेचुरली यहीं पर मिलते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। इंडिया में ये स्पीशीज़ केवल असम में मिलती है और आज के समय पर असम में स्पेशली ईस्टर्न रीजन में मानस नदी के पास, और वेस्टर्न रीजन में संकोश नदी के पास, सदर्न रीजन में ब्रह्मपुत्र नदी के पास ये गोल्डन लंगूर्स पाए जाते हैं और भूटान में पाए जाते हैं। तो मेनली इंडिया और भूटान वाले बॉर्डर पर गोल्डन लंगूर की प्रजाति प्रेजेंट है। अब गोल्डन लंगूर कहाँ पे रहते हैं? मेनली यहाँ पर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हरे भरे जंगल हैं, नदियाँ बह रही हैं वहाँ पर, तो उनको रहना इन्हीं एरियाज़ में ज़्यादातर पसंद है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो ऐसे यहाँ पर इनके बॉडी के ऊपर जो फर है वो एग्जैक्टली गोल्डन कलर का है, दैट इज़ वाई इनको हम कई बार गोल्डन लंगूर कहते हैं। और जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क ब्लैक कलर का आपको देखने को मिल जाएगा। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो लीफ ईटिंग प्राइमेट है, यानी कि ये ज़्यादातर क्या करते हैं, जो पत्ते होते हैं ना उनको खा के अपना पूरा जीवन चलाते हैं। और जो पत्ते खाने वाले प्राइमेट्स होते हैं उनको कहा जाता है फॉलीवोरस। ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये जो इनका जो स्टमक है वो रेमिनेंट जैसी जो स्पीशीज़ होती है उनकी तरह स्टमक होता है। रेमिनेंट मतलब जैसे जो डियर्स वगैरह होते हैं, डियर हो गया, ठीक है, हिरण हो गया एंड गाय भैंस हो गई, ये ज़्यादातर घास खा रही हैं। और घास खाने वाले जितने भी ये जीव आपको देखने को मिल जाएंगे उनके बॉडी में एक स्टमक चैम्बर नहीं होता, मल्टी चैम्बर वाला स्टमक होता है, जिसमें ये डाइजेस्ट भी करते हैं और दूसरी और डर्ट को, जो गंदगी है, उसको सेपरेट भी करते हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि ये घास खाते हैं, क्योंकि घास में बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर इनका मल्टी चैम्बर स्टमक प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा। बाकी गोल्डन लंगूर एक डायरनल स्पीशी है। मेनली ये दिन में एक्टिव रहते हैं, रात में सोते हैं, जैसे नॉर्मली हमारा जीवन या इंसान। ठीक है, और उसके बाद जो नॉक्टर्नल स्पीशीज़ होती हैं वो रात में जागती हैं, दिन में सोती हैं। और ध्यान में रखिएगा गोल्डन लंगूर के बारे में, एक आर्बोरियल स्पीशी है। आर्बोरियल वो प्रजातियां होती हैं जो ज़्यादातर पेड़ पर रहना पसंद है। कभी कभी ज़मीन पे आते हैं, नहीं तो फिर इनको पेड़ पे ज़्यादातर रहना पसंद है। आज लगातार जंगल की कटाई हो रही है, यही इनके लिए खतरा बनता चले जा रहा है। बाकी कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे तो IUCN रेड लिस्ट के अंदर में इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इनको शेड्यूल 1 में रखा गया है एंड साइट्स के अंदर में इनको अपेंडिक्स 1 के अंदर में कवर किया गया है। IUCN रेड लिस्ट एंडेंजर्ड कैटेगरी, यानी ये जो प्रजाति है गोल्डन लंगूर की आज के समय पर ये काफ़ी ज़्यादा खतरे में प्रेजेंट है, तो इनको एक प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। बाकी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो कहाँ पे प्रजाति पाई जाती है, मेनली भूटान और असम के अंदर में ये स्पीशी देखने को मिलती है। और कहाँ पर एग्जैक्टली, हमारा मानस नदी, संकोश नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के पास में, या इंडिया भूटान वाला जो बॉर्डर है वहाँ पर ये गोल्डन लंगूर्स पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, लीफ ईटिंग, रेमिनेट लाइक, मल्टी चैम्बर स्टमक होता है। भाई ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, मल्टी चैम्बर स्टमक होता है इसके पास में, बिल्कुल होता है। ठीक है, बाकी खतरे की बात करेंगे, लगातार हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन और इलीगल तौर पर
वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, इलीगल तरीके से यहाँ पर जानवरों की तस्करी करना, ये सारे के सारे यहाँ पर इसके मौत के कारण बने या इनका जो पॉपुलेशन है वो कम होने के पीछे का रीज़न ये कुछ देखने को मिलेगा। अब गोल्डन लंगूर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कभी भी जल्दी जल्दी रिवाइज करना हो एग्जामिनेशन में जाने से पहले तो आप यहाँ से ये सारी की सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, अब ये है दोस्तों आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन, फटाफट यहाँ पर इसको सॉल्व करिए। नीचे कमेंट सेक्शन में पता चलेगा कि आपने कितना कुछ सीखा है इस पर्टिकुलर आर्टिकल से। क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गोल्डन लंगूर। पहला, ये गोल्डन लंगूर आज एंडेमिक स्पीशी है टू भूटान एंड असम, यानी ये प्रजाति केवल भूटान और असम में पाई जाती है। सेकंड, जो गोल्डन लंगूर है प्राइमरीली यहाँ पर एक नॉक्टर्नल स्पीशी है। नॉक्टर्नल की जब हम लोग बात करते हैं यानी कि ये रात में जागते हैं, और एक टेरेस्ट्रियल प्राइमेट है यानी कि ज़मीन पर रहना पसंद है, मेनली यहाँ पर ये रात में जागते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट कहता है जो गोल्डन लंगूर है इनको लिस्ट किया गया है एज अ एंडेंजर्ड कैटेगरी अंडर द IUCN रेड लिस्ट। IUCN के अंदर में इनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है। तो बताएं तीनों में से कौन कौन सा स्टेटमेंट एग्जैक्टली सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही हैं। जल्दी जल्दी बताओ नीचे कॉमेंट सेक्शन में। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी न्यूज़ में बना हुआ था, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 न्यूज़ में बना हुआ है भाई। तो ये यूनिकॉर्न इंडेक्स क्या है? देखो यूनिकॉर्न क्या है, बेसिकली यूनिकॉर्न वो वाले स्टार्टअप्स, वो वाली कंपनी जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन जा चुका है। जिस स्टार्टअप का वैल्यू $1 बिलियन का जा चुका है वो यूनिकॉर्न कहलाता है। 1 बिलियन मतलब लमसम 9,500 करोड़ रुपए की वो कंपनी अगर हो चुकी है, देन उसको हम लोग यूनिकॉर्न वाली कैटेगरी में ऐड करेंगे। तो हर साल किस देश में कितने यूनिकॉर्न बन रहे हैं, कितनी कंपनीज वैल्यूएशन को क्रॉस कर रही हैं, इसमें कौन कौन से देश की रैंकिंग कहाँ पर रहती है, तो वो इस इंडेक्स में शामिल किया जाता है। तो आइए मैं आपको इस इंडेक्स के बारे में बताता हूँ, भारत की कौन कौन सी कंपनीज़ हैं टॉप वैल्यूएबल कंपनीज़, और इंडिया की कितनी कंपनीज़ हैं जो बेसिकली यहाँ पर यूनिकॉर्न बनी है। तो न्यूज़ में क्या है भाई, इस हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 के अकॉर्डिंग इंडिया जो है एक कदम और नीचे आ चुका है। हम लोग 4th नंबर पर आ चुके हैं, जहाँ पर पहले 3rd नंबर पर हुआ करते थे, सीधा अब 4th नंबर पर आ चुके हैं। रीज़न वेट, मैं शायद वो फोटो लेकर नहीं आया हूँ। नंबर 1 पे भाई एज यूजुअल USA, फिर चाइना, एंड देन वी हैव UK। तो अमेरिका, चीन और यूनाइटेड किंगडम, ये रहा भाई, अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम। अमेरिका में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न बने हैं, ज़्यादातर कंपनीज़ का मतलब बहुत सारी कंपनीज़ का वैल्यूएशन 9,500 करोड़ क्रॉस किया है। फिर चाइना, एंड देन UK, जहाँ पर पिछले साल भारत 3rd नंबर पे था, अब की बार 4th नंबर पर आ गया। UK की ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं जो $1 बिलियन को क्रॉस करे हैं। भारत की कम कंपनीज़ हैं, तो हमारी जो रैंकिंग वो थोड़ा सा स्लिप डाउन हुई है, जो इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ठीक है, अब सुनिएगा आगे इस इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स कौन से होते हैं जिनका स्टार्टअप वैल्यू लगभग $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। ठीक है, 2026 के इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनी है ना, वो मेन ड्राइवर रही हैं भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ की, AI वाली कंपनीज, जिसमें यहाँ पर एंथ्रोपिक और ये सब कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इनकी वैल्यूएशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है, इन्हीं कंपनीज ने धमाल मचा कर दिखाया दुनिया भर में, ये एग्जैक्टली आर्टिकल में बोला जा रहा है। तो ये तेज़ी से होने वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ग्रोथ है, इस रैपिड AI ग्रोथ की वजह से जो टोटल नंबर यूनिकॉर्न्स है दुनिया भर में वो रिकॉर्ड तोड़ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। टोटल यूनिकॉर्न्स लगभग 1603 के आसपास यहाँ पर पहुंचे, जिसकी टोटल अगर सबकी वैल्यूएशन मिला दें तो $8 ट्रिलियन की वैल्यूएशन है। और AI वाली जो कंपनीज इन्होंने ज़्यादातर धमाल मचाकर दिखाया है। आज दुनिया भर में ज़्यादातर यूनिकॉर्न्स कंपनी में AI कंपनीज ही 36% का कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। तो दुनिया का सिनेरियो आपको समझ में आया, आर्टिफिशियल वाली कंपनीज का ग्रोथ ज़्यादा है क्योंकि लोग इस पर डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। और आज दुनिया के पास में 1603 यूनिकॉर्न्स प्रेजेंट हैं, अभी तक का सबसे बड़ा नंबर रिकॉर्ड किया गया है। AI बेस्ड यूनिकॉर्न्स का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। इसमें इंडिया का परफॉर्मेंस कितना है, भारत के केवल 61 यूनिकॉर्न्स हैं। वैसे तो इंडिया के पास में 150 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर यूनिकॉर्न्स वो हैं जो देश से बाहर बनाए गए हैं। अगर हम केवल स्पेसिफिकली उन यूनिकॉर्न्स की बात करें जो कंपनी इंडिया के अंदर ही यहाँ पर बनाई गई है, तो इंडिया के पास में 61 यूनिकॉर्न्स हैं जो इंडिया में बने हुए हैं। डोमेस्टिकली यहाँ पर हम लोगों ने यहीं से सब कुछ स्क्रैच से शुरू कर रखा है। टॉप वैल्यूएबल कंपनी में जेरोधा हो गया, जेप्टो हो गया, रेजर पे हो गया, समझे। तो इंडिया आज के समय पर 2026 की हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स लिस्ट में एक नंबर नीचे आ चुका है। 4थे नंबर पर हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जहाँ पर पिछले बार हम 3रे नंबर पे थे। बाकी इंडिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स कहाँ के हैं, तो भाई बेंगलुरु के हैं,
बेंगलुरु टॉप पे है, इंडिया की यूनिकॉर्न कैपिटल है, 25 यूनिकॉर्न है यहाँ से। फिर मुंबई के अंदर में आप देख पाओगे 13 यूनिकॉर्न्स प्रेजेंट है। बाकी इंडिया के जो को फाउंडर्स हैं इन्होंने दुनिया भर में बहुत सारे यूनिकॉर्न बना रखे हैं। 156 यूनिकॉर्न्स हैं जो भारत के बाहर बने हुए हैं। ठीक है, समझ गए। जो दिखाता है कि भाई भारत की जो पॉपुलेशन है, इंडिया का जो डायस्पोरा है जो दुनिया भर में प्रेजेंट है, उनका किस लेवल का कंट्रीब्यूशन रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर में। समझे। अब इसके इंपॉर्टेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो एआई का इंपॉर्टेंस दिखाई दे रहा है कि भाई एआई की वैल्यू ज़्यादातर बढ़ती चली जा रही है, एआई कंपनीज ही ज़्यादातर तरक्की करती हुई नजर आ रही हैं। यूनिकॉर्न की बात कर ही चुके हैं हम। यूनिकॉर्न एक प्राइवेटली स्टार्टअप कंपनी है जो शुरू हुई है, जिसकी वैल्यूएशन जस्ट $1 बिलियन क्रॉस हो चुकी है। इसकी वैल्यूएशन इतनी पहुंच चुकी है, समझ रहे हैं, इसलिए हम इसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। और ये ऐसे आगे जैसे जैसे वैल्यूएशन क्रॉस होती रहती है, इसको नए नए टर्म से हम लोग बुलाते रहते हैं, यानी कि नए नए टर्म दिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आप कुछ भी रिवाइज करना है तो आप इस हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के बारे में बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर। सारे के सारे रिवीजन पॉइंटर के सेक्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब रिवाइज तो करते रहना, पहले यहाँ पर रिवीजन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर भी हो जाएगा। चलिए दिमाग लगाइए और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखो। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026। इस इंडेक्स को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये मेन प्राइमरी ड्राइवर है ग्लोबल स्टार्टअप ग्रोथ का, दुनिया भर के स्टार्टअप ग्रोथ का मेन ड्राइवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर दूसरे नंबर पे एआई यूनिकॉर्न की बात हो रही है कि भाई जो एआई वाले यूनिकॉर्न्स हैं इनका आज 1/3 से ज़्यादा टोटल वैल्यूएशन है दुनिया भर के यूनिकॉर्न्स में। जो ऑल यूनिकॉर्न्स हैं एट द वर्ल्ड वाइड, इस टोटल वैल्यूएशन में एआई यूनिकॉर्न का सबसे बड़ा योगदान है। इंडिया की बात करेंगे तो भाई 61 यूनिकॉर्न्स, टोटल 61 यूनिकॉर्न्स के साथ में इंडिया तीसरे नंबर पर आता है इस इंडेक्स के अंदर में। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जल्दी जल्दी इसका आंसर लिखें। यहीं पर होता है हमारा सेशन समाप्त। हमने जो भी डिस्कस किया है आज के सेशन में, हर एक आर्टिकल के बाद मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने सजेशंस भी दें भाई वीडियो को लेकर। मुझे पता है आज भी बहुत सारे कमेंट आने वाले हैं, वीडियो कंटिन्यू नहीं है ना, या फिर ये वीडियो को मर्ज कर दो। आप भी अपने सजेशन दें। जैसा अभी आज का सेशंस हुए हैं, दोनों सेशंस में एक सेटिस्फैक्शन रहता है, अच्छी तरीके से आउटपुट निकल कर आता है। न्यूज़पेपर के मामले में न्यूज़पेपर कंप्लीट कवरेज रहता है, और इधर जब हम ये कवर करते हैं तो भाई इधर सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर कर रहे होते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल फिर से। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।